तो अब तक हमने देखा कि ओकारुन ने अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों को ही इम्प्रूव करके उन सभी स्पिरिट्स को तो हरा दिया होता है, लेकिन अब असल चैलेंज उसके सामने है क्योंकि जीजी का कंट्रोल अभी भी इविल आई के हाथों में ही है और ओकारुन ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि वो अकेले ही उसे फेस करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ओकारुन इविल आई को हरा कर जीजी को बचा पाएगा या फिर इविल आई की ताकतें उस पर भारी पड़ जाएंगी। ये हमें इस एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है एक धमाकेदार और जबरदस्त फाइट के साथ ओकारुन और जीजी के बीच। दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे होते हैं। एक अटैक ओकारुन करता है तो तुरंत ही जीजी उसका जवाब देता है। ये फाइट देखकर क्लियरली समझ में आता है कि भाई अब हमारे लोंडे ओकारुन की स्पीड और पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो जीजी को जबरदस्त पंच लगाता है और एक पावरफुल ब्लो मारकर उसे हवा में ही उड़ा देता है, लेकिन जीजी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसे एक काउंटर अटैक करता है। ओकारुन उस अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और फिर वो और भी ज्यादा स्पीड से आकर खतरनाक अटैक करता है सीधा जीजी पर और उसे सीधा जमीन पर फेंक देता है। अब जीजी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और ओकारुन अपनी फुल पावर लगाकर एक फाइनल ब्लो लैंड करता है और जीजी सीधा जाकर टकराता है सेको के घर से। इस एक बार की वजह से ही सेको का बचा कुचा घर भी पूरी तरह से टूट जाता है। ये सब होने के बाद ओकारुन अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस से आ जाता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि शायद अब इविल आई हार चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इविल आई उठता है और जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मुझे इतना मजा पहले कभी नहीं आया। ओकारुन दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। मगर ओकारुन अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि भाई वो पहले से ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। तो ये देखकर ग्रैनी कहती है कि ओकारुन तुम्हें सीखो और बाकी सबकी मदद लेनी होगी इविल आई को हराने के लिए, लेकिन ओकारुन मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, जो कुछ भी हो जाए मैं अकेला ही इससे लड़ूंगा। इविल आई फिर ओकारुन के बिल्कुल पास आ जाता है। अब ओकारुन की हालत खराब होने लगती है और यहाँ तक कि उसके पैर तक कांपने लगते हैं। इविल आई कहता है कि चलो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मुझे तुमसे लड़ना है, लेकिन ओकारुन उसकी बात को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने से कमजोर लोगों से फाइट नहीं करता। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। भाई सीरियसली इविल आई और वीक ऐसा कैसे हो सकता है? खैर ये सब ओकारुन की प्लानिंग होती है जो कि हमें आगे चल के पता चलने वाली है। खैर वो अभी के लिए इविल आई से कहता है कि तुम मुझसे कमजोर हो इसलिए मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये बात सुनते ही इविल आई का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कमजोर कहने की? मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन ओकारुन फिर भी शांति से कहता है नहीं, तुम कमजोर हो और कमजोर ही रहोगे। इस बात पर इविल आई का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखाऊंगा और फिर तुम्हें मुझसे लड़ना ही पड़ेगा। ओकारुन कहता है कि मैं उन लोगों से कभी भी नहीं लड़ता जो कि बिला वजह दूसरों को तंग करते रहते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं, और वैसे भी तुम तो कह रहे थे कि तुम तो सभी इंसानों को खत्म कर दोगे, तो मैं तुमसे तो कभी भी नहीं लड़ूंगा। इस पर इविल आई जवाब देता है मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं लड़ूंगा। ओकारुन कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे अलावा किसी से भी नहीं लड़ोगे। और हाँ, एक और बात, मैं तुमसे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन लड़ पाऊंगा क्योंकि स्कूल की वजह से मैं काफी बिजी जो रहता हूँ। ये सुनकर हमें समझ में आ जाता है कि ओकारुन का ये प्लान शुरू से ही था कि वो अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और फिर इविल आई से लड़कर उसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि इविल आई के लिए फाइट सिर्फ एक खेल है। अगर उसका सारा ध्यान सिर्फ ओकारुन के साथ लड़ने पर लगेगा तो वो दूसरे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो भाई फिर हम इसके बाद जो सीन देखते हैं ना, वो देखकर तो भाई आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि हम देखते हैं कि इविल आई जो होता है ना, वो अपना कच्चा उतार कर ओकारुन को पकड़ा देता है। मतलब कि वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब उसका एक ही मिशन है और वो है ओकारुन को मारना। वो ओकारुन से प्रॉमिस करता है और कहता है कि भाई अब मैं बस तुमसे ही फाइट करूंगा, जबकि मैं तुम्हें जान से नहीं मार देता तब तक मैं किसी भी और इंसान को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहने के बाद इविल आई चला जाता है और जीजी वापिस से नॉर्मल हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी भी वो नंगा ही होता है। तब ओकारुन उसे सब कुछ समझाता है कि कैसे उसने इविल आई के साथ एक डील कर ली है कि अब से इविल आई किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर जीजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन तभी सेको कहती है कि वाह क्या कमाल का डॉग है तुम्हारा। खैर इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि अब मांजिरो वापिस से अपने श्राइन में चला जाता है और जीजी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इसके बाद आयरा और ओकारुन भी निकल जाते हैं अपने घर की तरफ और ओकारुन मोमो को गुड बाय कहता है और बोलता है कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन मोमो कहती है कि बस गुड बाय और कुछ नहीं कहोगे। ये सुनकर ओकारुन शर्मा जाता है और मोमो भी लाल पीली पड़ जाती है। तभी आयरा बीच में आकर मोमो से उलझने लगती है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और यहाँ तक के बाद हाथापाई तक पहुँच जाती है। खैर कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों का
घर अब पूरी तरह से ही तबाह हो चुका होता है और यहाँ तक कि अब तो वहाँ पर बैठने की जगह तक नहीं होती। इसीलिए सब लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए किसी बाथ हाउस में चले जाते हैं। वहाँ पूरा दिन एंजॉय करने के बाद जब वो वापस घर लौट कर आते हैं तो अपने घर के बाहर एक अजीब जैसे रोबोट को देखते हैं। मोमो और सेको तुरंत ही उसे एक लात थप्पड़ मारकर पूछती हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही ओकरुन और आयरा आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो अपने घर नहीं गए थे बल्कि मिस्टर मेंटिस के पास गए थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि घर को रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो इसीलिए वो मिस्टर मेंटिस के पास गए थे हेल्प लेने के लिए। ये रोबोट भी उन्हीं का असिस्टेंट ही होता है जो कि यहाँ पर घर को रिपेयर करने के लिए आया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग घर को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और मिस्टर मेंटिस इन्हें ढेर सारे नैनो बॉक्सेस देता है। ये बॉक्सेस एक खास टेक्नोलॉजी होते हैं, इनको बस अपने दिमाग में जिस भी चीज की तस्वीर सोचनी हो ये बॉक्सेस उसी शेप में बदल जाते हैं। इनकी मदद से सब लोग अपना घर दोबारा से रीबिल्ड कर लेते हैं। तो फिर इसके नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जीजी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं इनके घर को रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो लोग देखते हैं कि इनका घर तो पहले से ही ठीक होता है, जो देखकर ये लोग कहते हैं कि मतलब हम लोग लेट हो गए हैं। खैर तो फिर हम देखते हैं कि मोमो और जीजी अब एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में जीजी मोमो को बताता है कि ईवल आई आज भी बाहर आया था लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने ओकरुन के साथ प्रॉमिस जो किया था। और धीरे धीरे जीजी खुद भी उस पर कंट्रोल करना सीख रहा है। चलते चलते जीजी मोमो से पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद वगैरह करती हो क्या। ये सुनकर मोमो एकदम से शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, मैं तुम्हारा फिजूल सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तभी स्कूल की लड़कियां जीजी को घेर लेती हैं। वो कहती हैं कि तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आए थे, हम सब तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और यहाँ तक कि एक लड़की जीजी को जूस देती है पीने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसे पीता है तुरंत ही ईवल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है कि ये जूस तो बहुत टेस्टी है लेकिन मैं सब लोगों को मार डालूंगा। ये सुनते ही मोमो उसे तुरंत वहाँ से खींच ले जाती है, लेकिन भाई जीजी तो सीधा स्कूल ग्राउंड में भाग जाता है। भाई वो लड़कों के साथ सोकर खेलने लग जाता है, लेकिन बॉल को हिट करने के बजाय भाई वो लोगों को ही नेट में फेंक रहा होता है और उनसे ही गोल कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि वो किसी को भी सच में नुकसान नहीं पहुंचा रहा था तो मोमो मजबूरन उसे क्लास में ले जाती है। क्लास के अंदर भी ईवल आई शोर मचाता है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। और तभी मोमो की फ्रेंड्स ये सब देखकर उससे पूछती हैं कि जीजी को क्या हो गया है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मोमो बस इतना ही कहती है कि पता नहीं शायद उसे कुछ हो गया होगा। तभी एक लड़की कहती है कि कहीं जीजी ने गोल्डन बॉल तो नहीं उठा ली, उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। और तभी हमें रिवील होता है कि ओकरुन की जो बॉल होती है ना वो यहीं पर स्कूल में ही होती है और यहीं पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।